नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ हर्षवर्धन सिंह और स्वागत है आपका हमारे आज के मेहमान इस कार्यक्रम में। दर्शकों, आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे, एक ऐसे टैलेंटेड होनहार स्टूडेंट से मिलाएंगे जिसने स्टडीज़ के साथ साथ अपने पूरे देश, अपनी कम्युनिटी का नाम रोशन किया है। मैं वेलकम करता हूं ओंकार सिंह बत्रा का, सरदार ओंकार सिंह बत्रा का, जो प्रेसिडेंट अवॉर्डी हैं, जिनको जनवरी फेब में प्रेसिडेंट ने अवार्ड दिया था फॉर हिज बुक व्हेन द टाइम स्टॉप्स। प्लस ही इज़ अ 5 बार इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं और इनकी अपनी वेबसाइट है। आइए सीधा उन्हीं से जानते हैं उनकी लाइफ के बारे में और उनकी अचीवमेंट्स के बारे में। ओंकार, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच। ओंकार, थोड़ा सा बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए कि किस तरह से आपको एक इंक्लिनेशन हुई कि यार मैं बुक लिखूं, और आप इस तरफ कैसे आए? ऐसे जैसे इंटरेस्ट है बुक्स में, साइंटिफिक, वो स्टार्टिंग से था। जैसे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, मतलब व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, लाइक या साइंस में इंटरेस्ट तो था ही। सो काफ़ी ज़्यादा कई बार मन में ये चीज़ घूमती थी कि टाइम के बारे में, कि अगर टाइम रुक जाएगा तो क्या हो जाएगा, टाइम के साथ ऐसा होगा तो क्या होगा। तो इस पे पहले से काफ़ी साइंटिफिक अप्रोच हैं, काफ़ी इस पे क्या कहते हैं, हुआक्स भी हैं, अफवाहें भी हैं। जैसे अगर आइंस्टाइन की थ्योरी को ले लो, काफ़ी चीज़ें उसमें गलत मानी जाती हैं। न्यूटन कहते हैं कि आइंस्टाइन गलत है। जो न्यूटन लवर्स हैं, जिनको न्यूटन की थ्योरी को सही मानते हैं, तो वो आइंस्टाइन को कंडेम करते हैं और आइंस्टाइन रिलेटिविटी कंडेम करती है न्यूटन को। तो ये काफ़ी टाइम से चलता आ रहा था पहले से। सो आइंस्टाइन की इसके ऊपर एक साइंटिफिक अप्रोच है, साथ ही में स्टीफन हॉकिंग की साइंटिफिक अप्रोच है, जिसको हम थ्योरी ऑफ एवरीथिंग बोलते हैं, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। बिल्कुल, वॉर्म होल्स की बात हो जाए या और टाइम थ्योरीज की बात हो जाए, टाइम स्लिप बोल दो, या फिर अदर टाइम थ्योरीज सच एज कि अगर टाइम रुक जाएगा, या लाइट स्पीड, एंटी ग्रेविटेशनल। तो ये सब चीज़ें पहले आपने पढ़ी, फिर आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि यार मैं बुक लिखता हूँ। हाँ, तो मैंने ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एवरीथिंग पढ़ी है, रिलेटिविटी को स्टडी किया। और यहाँ तक ही नहीं, कुछ फैक्ट्स हैं ऐसे। होता क्या है, हम सिर्फ साइंटिफिक अप्रोच ही ज़्यादा ले जाते हैं, तो बुक्स में रीडर्स को मज़ा नहीं आता है। तो कुछ ऐसे साइंटिफिक फैक्ट्स हैं जिसको चीज़ को दर्शाते हैं कि अगर आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी बोला तो कुछ ऐसी मिस्टीरियस हैपनिंग्स जिसको बोलते हैं, तो वो हुई हैं, हिस्ट्री में वो पाई गई हैं, रिकॉर्डेड हैं, जो कहीं ना कहीं बताएंगे। मिस्टीरियस में थोड़ा क्यूरियस हूँ जानने के लिए, हमारे दर्शक भी होंगे ऑब्वियसली। ऐसी ये चीज़ें यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएंगी। टाइम स्लिप की बात हो जाए कि कोई इंसान अचानक से टाइम में स्लिप हो गया, कि अगर कोई 2000 में अचानक से 1977 में आ गया। और आप टाइम ट्रैवल की बात कर रहे हो? एग्जैक्टली, बट टाइम ट्रैवल जो मूवीज में देखने को हाँ, मिलता है टाइम ट्रैवल यूजुअली क्या है कि हम खुद जाके ट्रैवल करते हैं, बट वो है टाइम स्लिप। क्या अचानक से आप सोए हो 2000 में, उठोगे आप 1977 में। कहने को तो एक बहुत मजाक सा लगता है, या कोई काफ़ी ज़्यादा फिक्शनल लगता है। हाँ। बट ये चीज़ हुई है। इसका प्रूफ कैसे है कि एक टाइम पे कोई 2000 समथिंग से कोई इंसान, आप कह रहे हो ये इट इज अ फैक्ट? या इट्स अ फैक्ट। ओह माय गॉड, अच्छा। सो ये 2000 में हुआ, कोई 90s में आ गया। सो वहाँ की मैगजीन ने डिटेक्ट किया कि एक आदमी बोलता था बार बार कि मैं 2000 से आया हूँ। तो वो एक मैगजीन में लिखा 90s की, और 2000 में एक बंदा अचानक से गायब हो गया, और दोनों की जो शक्ल है वो मैच करती है। मतलब इतना ज़्यादा। अब कहीं ना कहीं क्या हुआ है वो तो कोई जानता नहीं है, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ देखने को मिलती है, और ऐसे काफ़ी इंसिडेंट्स हुए हैं। टाइम ट्रैवल की बात करो तो एक बार किसी ने बोला था कि मैं टाइम ट्रैवल करके आया हूँ। उसने एक मशीन बना लिया, तो लोगों ने पूछा इसका पेटेंट दे देना, इसका डिज़ाइन क्या है। तो उसने बोला कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसका कोई डिज़ाइन बनाना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो उसके बाद उसने करके दिखाया पुलिस में, ये रशिया की बात है, तो यूएसएसआर में उसने करके दिखाई ये चीज़, टाइम ट्रैवल करके दिखाया। ये काफ़ी इमेजिनेशंस जो हैं वो तो काफ़ी हाई चली जाती हैं, क्योंकि ये जो मैं सुन रहा हूँ, ये हमारे दर्शक भी सुन रहे होंगे, वो भी सोच रहे होंगे ये क्या कोई स्टोरी बता रहे हैं, ये रियलिटी है, ये थोड़ा बिलीव करना मुश्किल है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पैरानॉर्मल। पैरानॉर्मल का हमेशा मतलब भूत तो नहीं होता ना। पैरानॉर्मल इज समथिंग कि ऐसी कोई चीज़ जो मिस्टीरियस है, भले लोग उसको मानते भी हैं, बट उसका कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं है। अब टाइम ट्रैवल का कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं है। अब अगर हम टाइम को स्टडी करने बैठ जाएंगे तो हमारा दिमाग घूम जाएगा। टाइम ऐसी चीज़ है कि पास्ट में जाओगे, प्रेजेंट में कैसे जाओगे, टाइम तो कंटिन्यूसली रनिंग है ना। आप ट्रैवल कैसे कर सकते हो? टाइम कोई जगह थोड़ी, कोई प्लेस थोड़ी ना। तो दीज काइंड ऑफ साइंटिफिक अप्रोच आपका दिमाग घुमा देंगी। तो ये रिलेटिविटी रिसर्चर्स कितने साल हो गए हैं उनको करते हुए, इतने करोड़ों रिलेटिविटी कॉस्मोलॉजी रिसर्चर्स हैं, सबका नाम क्यों नहीं है? रिसर्चर्स कितने ज़्यादा हैं, मिलियंस, थाउजेंड रिसर्चर्स हैं, बट नाम इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तक उन्होंने कुछ ऐसा नया नहीं ढूंढ कर निकाल दिया जैसे स्टीफन हॉकिंग ने किया कि उनका पूरी दुनिया में नाम हो जाए। करोड़ों साइंटिस्ट पर रिसर्च कर रहे हैं, ये टॉपिक अंडर गोइंग है। अभी थोड़ी देर पहले खबर आई,
कुछ दिनों की बात है कि इजराइल की मिलिट्री फोर्स ने बोला, स्पेस फोर्स ने बोला कि उनको कुछ अजीब से सिग्नल डिटेक्ट हुए हैं फार अवे गैलेक्सी से। यू मीन टू से एलियन सिग्नल्स? क्या एलियन है? एलियन क्या है? अब एलियन ये नहीं है कि अजीब से क्रिएचर्स, मे बी एलियन हमारे जैसे दिखते हों, वो सोचते होंगे कि हम एलियंस हैं। ये आपकी बुक में ये सब चीज़ें मेंशन्ड हैं कार, जिनके बारे में? हाँ, कुछ चीज़ें मेंशन है जो अभी एलियन वाले जो अभी की न्यूज़ है तो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ। ऐसे बुक में मैंने बेसिकली टाइम पे किया है और मैं आगे और रिसर्च कर रहा हूँ इस चीज़ पे। उसमें सिंपल एक मैंने केस स्टडी की आपकी है। बुक क्या कहती है, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे? बिल्कुल। टाइम के, हाँ। तो उसमें केस स्टडी है। सबसे पहले कुछ फैक्ट्स बताएं स्टार्टिंग में बुक में कि जो टाइम है इट्स समथिंग जिसको हम एक तरह से डिफाइन नहीं कर सकते। अगर आपसे कोई पूछे टाइम क्या है, टाइम इज़ अ क्लॉक, टाइम घड़ी है। टाइम है क्या, उसकी कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है ना, क्योंकि टाइम इंसान ने बनाया है। हमने घड़ी बनाई, हमने बोला, हमने बांट दिया इतना टाइम इतना टाइम इतना टाइम, ये 1 सेकंड 2 सेकंड, तो उसका कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। तो टाइम क्या है, एक इनडेफिनाइट चीज़ है जिसको हम उसका कोई डेफिनेशन नहीं है, हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। जिसको हम हमारे धर्म ग्रंथ भी, चाहे गीता हो, गुरु ग्रंथ साहिब, वो कहते हैं अकाल, अकाल, समय से परे, अकाल पुरख, तो मतलब जो समय से परे है। Right. क्योंकि समय खुद ही मिस्टीरियस चीज़ है। तो जो अकाल है, जो समय से दूर है, तो तभी तो मिस्ट्री, गॉड इज़ अ मिस्ट्री लोग क्यों कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि गॉड ने ही संसार बनाया, हम जानते हैं। तो क्या ओंकार स्पिरिचुअल लाइफ और एक साइंटिफिक लाइफ एक तरह से जाके एंड में मीट करती हैं? मीट करती हैं। अब आप जाके देखोगे नासा में साइंटिस्ट हैं, स्पेसएक्स में साइंटिस्ट हों, कहीं पे भी साइंटिस्ट हों, क्या वो गॉड में नहीं मानते? मानते हैं। भगवान में नहीं मानते। जब पीछे इसरो ने सैटेलाइट लॉन्च की थी, वो प्रे नहीं कर रहे थे, पहले किसको कर रहे थे? गॉड को कर रहे थे ना। ऐसी बात नहीं है। साइंटिफिक और स्पिरिचुअल लाइफ साथ में लेके चलना पड़ता है इफ़ यू हैव टू सक्सीड इन योर लाइफ। साइंस भी है, ना ही आपको ज़्यादा ही साइंस में जाना है कि भाई जो साइंस बोला बिल्कुल सही है, ना ही आपको ज़्यादा जो कहते हैं अंधश्रद्धा करनी है। यू हैव टू बी इन बिटवीन। साइंस भी सही है एक हद तक, लॉजिकल कि लॉजिक की चीज़ है, कुछ चीज़ें हुई भी हैं, बिकॉज गॉड से ऊपर कुछ नहीं है, साइंस कुछ भी नहीं है गॉड के सामने। तो साइंस भी कहीं हद तक ठीक है, बट कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम अंधश्रद्धा बोलते हैं। और ये एक साइंटिस्ट के मुंह से सुनना एक बहुत बड़ी बात है, जो खुद एक बडिंग साइंटिस्ट है। और मुझे थोड़ा बताओ कि जो आपका ये साइंटिफिक थ्योरीज की तरफ रुझान रहा, ये कौन सी क्लास में आपको ऐसा लगा कि नो आई एम ड्रिफ्टिंग टूवर्ड्स में, भाई इस मेरा खिंचाव साइंसेस की तरफ ज़्यादा है और आर्ट्स की तरफ थोड़ा उतना नहीं है, या और नहीं है? थोड़ा बताओ। मेरा मोस्टली सब में सेम रहता है। अब आर्ट्स में बोलो तो मेरा पॉलिटिकल साइंस की तरफ है, डिप्लोमेसी की तरफ भी जाता है। ये थोड़ा सा अजीब कॉम्बिनेशन ज़रूर लगेगा, बट इट्स लाइक कि अगर मुझे पब्लिक स्पीकिंग में मज़ा आता है, अगर मुझे पब्लिक स्पीकिंग अच्छी लगती है, अगर मैं लोगों को मोटिवेट करना चाहता हूँ, या मेरा पब्लिक स्पीकिंग अच्छा है और मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों के सामने बोलूँ, डिबेट करूँ, तो ऑब्वियसली आपका रुझान कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस इन जगह पे आ जाता है। और ये चीज़ें आपको लेके चलनी पड़ती हैं लाइफ में। आपको समझना है पॉलिटिक्स है क्या। पॉलिटिक्स नॉट जस्ट अबाउट कि आप जाके इलेक्शन लड़ोगे। एक पॉलिटिक्स, लाइफ की भी एक पॉलिटिक्स होती है, लाइफ की एक डिप्लोमेसी होती है। रैदर देन दैट, एक जो साइंटिफिक अप्रोच है वो स्टार्टिंग से मेरा था एम्बिशन कि मैं नासा में जाऊंगा या मैं स्पेस एजेंसी की तरफ जाऊंगा एस्ट्रोनॉमी में। जस्ट हमारे व्यूअर्स के लिए एक चीज़ बताना ज़रूरी है, कहीं वो ये ना समझें कि मैंने किसी बहुत बड़े एज के बंदे को अपने आगे बिठाया हुआ है। आप अपनी एक बार एज बताएंगे? माई एज इज़ 15। तो दर्शकों, ये 15 साल के हैं, क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, BSF सीनियर सेकेंडरी स्कूल पलोड़ा में, और ये एक 15 साल के बच्चे की थ्योरीज हैं, उसकी रिसर्चेज हैं जो आप अभी सुन रहे हैं। हाँ जी, कैरी ऑन। सो ये चीज़ था कि मुझे उसकी तरफ इंटरेस्ट था स्पेस साइंसेस में, सो वो तो था। अब ये पब्लिक स्पीकिंग वगैरह ने तो थोड़ा उसमें आ गया। अब मुझे शुरू आप यूएन में यूएन पीस एम्बेसडर, या यू आर आल्सो यूएन पीस कीपिंग एम्बेसडर, राइट। थोड़ा उसके बारे में भी बताओ। कितनी कंट्रीज घूमे हो, क्या आपके टूर्स रहते हैं, थोड़ा उस बारे में बताओ। बड़ा एक्साइटिंग है सुनने में। कोविड की वजह से जितनी भी मीटिंग्स हुई, चाहे वो यूएन का जनरल असेंबली हो, दैट वाज अ बिग मोमेंट एक्चुअली। सो इट वाज ऑनलाइन, बट स्टिल फर्स्ट टाइम है, क्योंकि मैं 2020 में ही आके मेरा पीस एम्बेसडर की तरफ ये सब गया है। सो बट ड्यू टू द कोरोना मोड आप ऑब्वियसली ट्रैवल नहीं कर पाए। सो ह्यूमन राइट्स में मेरा है, क्योंकि आई डू सोशल सर्विसेज, थोड़ा ह्यूमैनिटेरियन में भी, ह्यूमन राइट्स में भी, बिकॉज ह्यूमैनिटी इज एवरीथिंग, राइट। सो वर्ल्ड ह्यूमैनिटी कमीशन एंड यूनाइटेड नेशंस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, दे अपॉइंटेड मी एज इंडियन यंग एम्बेसडर। उसके बाद यूएन की पीस कीपिंग फोर्सेस ने, राइट, यूएन की सबसे बड़ी बॉडी ही यूएन पीस कीपिंग, उसका सबसे बड़ा मिशन ही यूएन पीस कीपिंग है। यूएन हैव वेरियस बॉडीज, बस पीस कीपिंग को वर्ल्ड वाइड जाना जाता है, बिकॉज उसका मेन काम ही पीस रखना है, फोर्सेस जाती हैं। तो साउथ ईस्ट एशिया रीजन के लिए मुझे यूथ पीस एम्बेसडर बनाया। सो फॉर एवरीवनस इन्फॉर्मेशन, आई एम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट यूएन एम्बेसडर
एज वेल एज यूएन का पहला यूथ पीस एम्बेसडर। यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस का आज तक कोई यूथ पीस एम्बेसडर नहीं रहा। फर्स्ट यूथ पीस एम्बेसडर, फर्स्ट गुडविल पीस एम्बेसडर फॉर यूथ एंड फॉर साउथ ईस्ट एशिया एज वेल एज द वर्ल्ड्स यंगेस्ट एट द एज ऑफ 14। और ये कितनी बड़ी बात है हमारे लिए कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर का एक लड़का जो कि इतना ब्राइट है और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इतनी अचीवमेंट्स उसने हासिल की हैं। अपनी थोड़ा वेबसाइट के बारे में बताओ ताकि लोग जो हैं वो और आपके बारे में जान सकें। ओके, सो मेरा वेबसाइट है, मेरा ऐसे मैं वेब डेवलपर हूँ। आई हैव डेवलप मोर देन आई थिंक 90 समथिंग वेबसाइट हो चुका है मेरा। आप मेरे वेबसाइट पे जा सकते यू आर हो। आल्सो वेब डेवलपर? आई एम अ वेब डेवलपर, यंगेस्ट वर्ल्ड हाँ नहीं, आई एम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट वेब डेवलपर एट द एज ऑफ 7। पहला वेबसाइट 7 की एज में बनाया था। मेरा वेबसाइट है ONKARBATRA.in, onkarBatra.in पे जाओ। करंट अवार्ड्स, लेटेस्ट अपडेट्स क्या क्या है वहाँ पे पूरा आपको दिख जाएगा। आई थिंक मेरी वेबसाइट्स 90 से ऊपर चली गई हैं, बट उस वेबसाइट पे कितनी मैंने आज तक वेबसाइट्स बनाई हैं, कितनी बुक्स लिखी हैं, कितने अवार्ड्स हैं, वो लिस्ट बाय लिस्ट एक एक चीज़ है, पूरी ट्रांसपेरेंसी पब्लिक के लिए। तो वहाँ पे जा सकते हो, onkarBatra.in, हर एक चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। तो ये तो हो गया आपका वेबसाइट और इससे रिलेटेड। तो थोड़ा आप ये बताओ कि घर परिवार में मतलब होता है ना, बच्चा किसी का लाडला तो किसके सबसे ज़्यादा लाडले हैं आप? पापा मम्मा दोनों, सब घर में सबके लाडले। अच्छा, तो जो आपकी स्कूल लाइफ है और जो आपकी डिफरेंट साइंटिफिक लाइफ है, क्या कभी कभी ये क्लैश करती है? क्योंकि स्कूल की रूटीन आपको पता थोड़ी अलग रहती है एंड यू आर डूइंग एक्स्ट्रा वर्क, जैसे आप साइड बाय साइड साइंटिफिक वर्क भी करते हो, तो वो क्या क्लैश करता है? कभी कभी ऐसा लगता है यार नहीं बन पा रहा तालमेल कुछ? हाँ कई बार, बट कोविड की वजह से थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल ही जाता है। तो हाँ, वो जो घर पे बैठे आप तो वो आपको थोड़ा मिल जाता है, बट ये आई थिंक मुझे लगता है कि थोड़ी ज़्यादा हेक्टिक स्टडीज़ हैं ऑनलाइन, क्योंकि अब मैं क्या बोलूँ, मेरा EMF में भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और मेरा चाहता है कि ज़्यादा हमारा कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर रह रहा है मोबाइल फ़ोन्स में। तो वो कई बार ना ऐसे, जैसे आपने 3-4 दिन लगातार किया तो कई बार अजीब सा लगता है दिमाग पे भी, पहले नहीं लगता था। रीज़न आप एक्सपोजर में हो फ़ोन के, आप फ़ोन के बिना पढ़ नहीं सकते, सब कुछ फ़ोन पे ही है, क्लासेस सब कुछ, दूसरे काम भी कर रहे हैं भाई, सब कुछ ऑनलाइन, तो क्या कर सकते हैं। और ऊपर से जम्मू में 2G प्रॉब्लम, तो ऑनलाइन क्लासेस भी सफर करती हैं, वो प्रॉब्लम भी ऑब्वियसली। अगर आपको वीडियो देखना है, आपको 2 घंटे की वीडियो के लिए आपको 4 घंटा अपना लगाना पड़ेगा, इतना स्लो इंटरनेट है, रुक जाएगा। पढ़ना तो पास वाईफाई नहीं, और प्रॉब्लम है, सबके घरों में वाईफाई नहीं होता। इवन वाईफाई में भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कई बार कनेक्शन काट रहे हैं, क्या क्या हो रहा है जम्मू में, वो तो अब सब जम्मू की जो जनता है वो बेहतर जानती है। बिल्कुल। थोड़ा एक तरह से जो प्रेजेंट मुद्दे पे आते हैं, थोड़ा सा आपसे आपके ओपिनियन जानना चाहेंगे उसके ऊपर। और जो किसान बिल्स को लेकर प्रदर्शन आंदोलन चल रहा है सिंगू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, जो पंजाब से किसान वहाँ मोर्चा लगा के बैठे हैं और एक जो नतीजा नहीं निकल पा रहा है देखा जाए, क्योंकि किसानों का कहना है कि सरकार पहले वो तीनों बिल रद्द कर दे फिर हम कोई बात करेंगे जी। और सरकार कह रही है कि हम उसमें अमेंडमेंट्स कर देते हैं। तो एक जो होता है ना, एक म्यूचुअल सहमति नहीं बन पा रही है जी। इस पर आपका क्या ओपिनियन है? कि आपको थोड़ा पहले तो इन बिल्स के बारे में थोड़ा सा बताएं जो आपका ओपिनियन है, और साथ में इसका सोल्यूशन या इसका कंक्लूजन क्या हो सकता है? देखिए जो बिल्स हैं, अगर क्योंकि आजकल का जब मीडिया देख लो, जो कुछ मीडिया चैनल्स हैं, नाम नहीं लूँगा, लोग जानते हैं, मीडिया चैनल्स हो गए या कुछ लोग हो गए जिनको पता नहीं है बिल्स के बारे में, बट वो ऐसे अपनी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, चाहे वो लेफ्ट साइड से हो या राइट साइड से, एक तरह से मिसगाइड हो रहे हैं। बट एक चीज़ ऐसी गलत बना के चल रहे हैं कि फार्मर्स मिसगाइडेड हैं। अब मतलब अगर 1 लाख फार्मर आया है बॉर्डर्स पे, दिल्ली में आया है, इतने जो तापमान आप देख रहे हो वहाँ पे, इतनी ठंड है, वहाँ पे बिना छत के कोई रह रहा है, तो सब मिसगाइडेड तो नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं दोनों तरफ से गलत रोल है, चाहे वो लेफ्ट पार्टीज़ का हो या राइट पार्टीज़ का हो। इसीलिए आप देखो किसान अब किसी भी पॉलिटिकल फिगर को अंदर अपने आने नहीं दे रहे, क्योंकि वो जानते हैं अब इस तरह से ये लोगों ने, ये किसी यानी मीडिया ने बना दिया है, किसी ने भी इस तरीके से दिखा दिया है कि अगर पॉलिटिकल लीडर घुस जाए, अदरवाइज़ ये एक पॉलिटिकल लीडर की, एक जो अपोजिशन में है उसका ये हक है कि वो वहाँ पे जा सकता है, क्योंकि अपोजिशन का काम है गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करना। अब फार्मर्स काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे हैं, उनका जो प्रोटेस्ट है देखा जा रहा है काफ़ी पीसफुल तरीके से है। इंटरनेशनल लेवल हो जाए, UN हो जाए, उन्होंने बोला कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट को साथ देते हैं। अब ये फार्मर बिल की बात आती है कि इसमें प्राइवेटाइजेशन को थोड़ा सा जोर दिया जा रहा है, और फ्रीडम ऑफ चॉइस का एक मेन जो शब्द है फ्रीडम ऑफ चॉइस, कि अब आप किसानों के पास फ्रीडम ऑफ चॉइस रहेगा कि वो बेचना चाहें तो APMC मंडियों में बेचें या तो प्राइवेट में बेचें, कॉरपोरेट्स को बेचें। राइट। तो ये जो किसानों का कहना है, जो मुझे कहीं हद तक सही भी लगता है, कि अगर एक टाइम पे आपको कॉरपोरेट अच्छा दाम देगा तो आप तो उसकी तरफ जाओगे,
किसान को पैसा चाहिए, आगे आधे किसान तो डेप्ट में डूबे हुए हैं, राइट। तो वो जाएंगे उनके पास, पहले उनको अच्छा पैसा देंगे। अब देखिए अगर कोई चीज़, देखो अब लोहे की बात है, उसको हम यूज़ ना करें जंग लग जाता है। अब कह रहे हैं ये भी कि अगर ज़्यादा कॉर्पोरेट में ट्रेड होना शुरू हो गई, एपीएमसी में ट्रेड ही नहीं होगी, एपीएमसी बंद पड़ जाएगा। एंड ये चीज़ सबके लिए कि एमएसपी सिर्फ एपीएमसी में एग्जिस्ट करता है, मंडियों में ही। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद आया, तभी तो ज़्यादा फार्मर्स जो हैं वेस्टर्न यूपी के हैं या तो हरियाणा के, पंजाब के, क्योंकि एमएसपी का सबसे ज़्यादा फायदा मिलता ही इन एरियाज़ में है जहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, स्टेट्स में मिलता है, राइट। क्योंकि यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। अदरवाइज पूरे इंडिया से फार्मर्स ज्वाइन कर रहे हैं। अब जो पॉलिटिक्स खेली जा रही है वो अलग चीज़ है। तो इस चीज़ में एक चीज़ को ध्यान रखना ज़रूरी है कि फार्मर्स की जो डिमांड है वो चाहते हैं कि तीनों बिल चले जाएं। राइट। अब ये भी कई बार पूछा जाता है कि अगर इतनी अमेंडमेंट्स कर ही दी है तो आपको क्या प्रॉब्लम है। तो जो किसानों का कहना है वो ये कि हमें कहीं पे फंसना ही नहीं है, आप पूरा हटा दो, हमें इस झमेले में ही नहीं पड़ना है। तो अभी जब गवर्नमेंट का है और फार्मर्स का, सबका अपना अपना कहना है। अब जो यूएन में, क्योंकि आप पीस कीपिंग एम्बेसडर भी हैं, बिकॉज आप डिप्लोमैट, एक डिप्लोमैट के तौर पे भी आपको देखा जाता है, आपकी बात को तवज्जो दी जाती है, तो क्या यूएन में और इंटरनेशनल अफेयर्स में, इंटरनेशनली इस बात को किस तरह से लिया जा रहा है, जो फार्मर्स प्रोटेस्ट है जो फिलहाल हमारे देश में हो रहा है? इसको लिया तो जा रहा है, जैसे यूएन के चीफ ने ये स्टेटमेंट दे दी है कि हम सपोर्ट करते हैं अगर फार्मर पीसफुल तरीके से करें, और ये राइट है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हो या यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में, पीसफुल प्रोटेस्ट हमारा राइट है। आर्टिकल 19 में भी ये चीज़ लिखी गई है। तो अगर आप उससे रोकोगे, आप जानते हो कि जब फार्मर्स आ रहे थे कैसे गड्ढे खोद दिए गए, रोडों को खोद दिया गया, उसके बाद पानी किया गया, वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया गया, तो उस पर यूएन का स्टेटमेंट आया। अगर अभी की बात करें जो करंट सिचुएशन है, तो पूरा वर्ल्ड गवर्नमेंट का, जितनी भी वर्ल्ड है, सबका ध्यान अब इंडिया पे है। सो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ऑब्वियसली सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुके हैं। और अभी इंडियन गवर्नमेंट को कुछ गलती नहीं करनी चाहिए कि कुछ ऐसा ना हो जाए कि पूरी वर्ल्ड में देश का नाम खराब हो, क्योंकि अभी पूरे वर्ल्ड की नज़र इंडिया पे है कि इंडिया में क्या हो रहा है। चलिए, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इसका कोई नतीजा निकले, सरकार भी एक कदम आगे बढ़ाए और फार्मर्स भी एक कदम आगे बढ़ाए, म्यूचुअली एक एक्सेप्टेबल सोल्यूशन पर। क्योंकि इन दी एंड जो है हम यही चाहते हैं कि हमारा जो देश है वो प्रोग्रेसिव बने, ना उसमें किसान दुखी रहे और ना सरकार की वजह से ना किसान दुखी रहे और ना सरकारों को ऐसे आंदोलन जो हैं वो फेस करने पड़े। क्योंकि ओंकार, थोड़ा सा लाइट करते हैं डिस्कशन को। आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब आप अपना काम करते हैं, जब बुक्स लिखते हैं, कुछ करते हैं, तो आपका उस टाइम स्टेट ऑफ माइंड क्या रहता है? जैसे रिसेंटली तो कुछ नहीं है, बट हाँ कुछ रिसर्च पेपर्स या रिसर्चेस करते हैं, तो एक चीज़ रहती है कि अगर आप कोई रिसर्च करते हो, दैट यू नीड टू बी 100% एक्यूरेट ऑन ईच एंड एवरी फैक्ट। राइट। यू आर राइटिंग रिसर्च पेपर, आप रिसर्च पेपर भी लिख रहे हो? हाँ, रिसर्च चलता रहता है, वो ऑनगोइंग। अब देखना पड़ेगा क्योंकि अब 5G है या कुछ है, तो रिसर्च पेपर तो मेरे आपका प्रेजेंट रिसर्च जिस पे आप काम कर रहे हो उसके बारे में थोड़ा बताना चाहोगे? रिसेंटली तो मेरा ऐसे अलग अलग जगह पर रिसर्चेज है। जैसे अब नया कोविड आ गया, तो जैसे कोई भी चीज़ एक होता है, आप नॉर्मल रिसर्च करते हो, पढ़ते हो उसके बारे में। अदरवाइज एक रिसर्च पेपर लिखना तो हाँ, कहीं ना कहीं जैसे 5G वगैरह इन चीज़ों पे रिसर्च जारी है, क्योंकि मेरा कहीं ना कहीं मानना है कि 5G हार्मफुल है। 5G इज़ नॉट अ गुड टेक्नोलॉजी एट ऑल। ओके। और ये भी मानना है कि अगर 4G पे हमें, अगर जम्मू की बात तो छोड़ दो, 4G में अच्छी स्पीड मिल जाती है, 500 Mbps भी मिल जाती है अगर आप 4G फाइबर्स लगवाओ। अब मुंबई का देख लो, मुंबई छोड़ो, मुंबई में, बैंगलोर में 200 Mbps तक जाती है फाइबर्स में, एंड 90-60 Mbps फ़ोन की स्पीड मिल जाती है 4G में। देन हमें 2 Gbps 3 Gbps चाहिए क्यों, इतनी स्पीड क्यों चाहिए? सो इस चीज़ में मैं एक टैगलाइन बोलता हूँ सबके लिए कि दैट इट इज़ अ ग्रीड नॉट अ नीड। ये सिर्फ एक लालच है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये लालच की वजह से ही आप देख सकते हो आज हमारे इन्वायरमेंट का क्या हाल है। ये जो हमारा फास्ट स्पीड इंटरनेट है, और क्या ज़रूरत क्या है इसकी, ये लोगों से पूछना चाहूँगा। जम्मू में एक 4G मिल जाए। देखिए 5G टेक्नोलॉजी में क्यों प्रॉब्लम है, क्यों लोग बोल रहे हैं कि 5G खतरनाक है, क्योंकि 5G में ये मानना, रिसर्चेस कहती हैं कि जो इसका रेडिएशन फ्रीक्वेंसी है, इट्स हार्मफुल। और ये आयोनाइजिंग तो नहीं है कि माइक्रोवेव की तरह या न्यूक्लियर रेडिएशन की तरह आपका म्यूटेशन कर देगा DNA में डायरेक्ट। बट एक चीज़ इसमें ज़रूर है कि 2 चीज़ें होती हैं। अगर आप कोई पिज़्ज़ा बॉय है जो बना रहा है पिज़्ज़ा, उससे पूछो कि जब आप माइक्रोवेव में इतनी देर रहते हो, जब बाहर आते हो, आप थोड़ा करते हो, एंग्जाइटी होती है, हाइपर सेंसिटिविटी होती है। दैट इज वो जो रेडिएशंस की वजह से, वो जो हमारे फोन में भी तो है। वही तो बताता हूँ। तो जो माइक्रोवेव रेडिएशन है, इट्स की हाई रेडिएशन का आपका लो एक्सपोजर है।
आप सिर्फ 12 या 10 घंटे काम कर रहे हो, बट एक मोबाइल फ़ोन है, सब एग्री करेंगे 24/7 सबके हाथों में है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब होगा क्या, लो एक्सपोजर का लो रेडिएशन का हाई एक्सपोजर होगा। सो लो रेडिएशन का हाई एक्सपोजर बराबर है हाई रेडिएशन का लो एक्सपोजर। मतलब अगर आप 10 घंटे माइक्रोवेव में रहते हो, उसके आसपास रहते हो, आई मीन, तो वो जो आपको रेडिएशन इफेक्ट करेगा वही इफेक्ट रहेगा जब आप इसके साथ 72 आवर्स 24/7 रहोगे। तभी शायद छोटे बच्चों को भी देखा जाए तो काफी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बिल्कुल। साइकेट्रिक इश्यूज बढ़ रहे हैं, जी स्लीपलेस हो रहे हैं लोग, हाँ, रात को नींद नहीं आती। ऑब्वियसली इसका रीज़न ही यही है। राइट, इसका क्या कहते हैं, एक तो आपका जो रीज़न है हेल्थ इश्यूज पे भी है, दिमाग पे इसका कितना असर पड़ता है वो जान, Psychologically। ऑब्वियसली साइकोलॉजिकली काफ़ी इफेक्ट है इसका। हाइपर सेंसिटिविटी इसको बोलते हैं, ईएमएफ हाइपर सेंसिटिविटी, लोग मानते नहीं हैं, रिसर्चेस तो मानने को तैयार नहीं है। देखिए साइंस में, आप साइंस भी 2 भागों में बट गई है। राइट, अगर आप कॉस्मोलॉजी की बात करें तो रिलेटिविटी अलग तरफ चली गई है, क्वांटम अलग तरफ चली गई है। ईएमएफ में भी है कि कुछ लोग मानते नहीं बिल्कुल सही है, कुछ लोग मानते नहीं हैं, और मैं उनमें से हूँ जो मैं 5G को सही नहीं मानता। अब कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सन रेडिएशन है, इट्स द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रेडिएशन। राइट, बट सन रेडिएशन में हमारा कितना एक्सपोजर होता है? अगर हम बात करें कि अफ्रीका में लोगों का जो कलर है वो ज़्यादा ब्लैक क्यों है, एशिया में मॉडरेट क्यों है, और यूरोपियन कंट्रीज़ में वाइट क्यों है? सन की वजह से ही है। जो ज़्यादा सन में रहे, राइट, तो वैसा ही है। तो रेडिएशन इफेक्ट करता है। अब मोबाइल फ़ोन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, मैनमेड रेडिएशन है, ये ऊपर से तो आ नहीं रही है। तो इसका क्या है, इंसान अपने हिसाब से करेगा। और अब हम जानते हैं कि स्पीड का एक ऐसा लग गया है कि आप अपनी मर्ज़ी से करते हो। ईएमएफ डिपार्टमेंट्स तो हम जानते हैं कैसे हैं हमारे, ट्राई का क्या है हाल। सो ये तो अपनी मर्ज़ी से ऊपर नीचे करते रहते हैं, किसी को क्या पता चलता है। अब रोबोट 2.0 मूवी थी, अलग बात है, फिक्शनल चीज़ें उसमें काफ़ी हैं, बट वो एक सच में एक सही टॉपिक की तरफ हमें ध्यान लेके जा रही है कि ईएमएफ खतरनाक है। ईएमएफ से थोड़ा क्या मायने हुआ आपका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। राइट, देखिए रेडिएशन होती, सोलर रेडिएशन है, न्यूक्लियर रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गई जैसे हमारी मोबाइल फोन्स की माइक्रोवेव्स एक्सेट्रा। ओके ओके। रेडिएशन अलग अलग टाइप्स के हैं, सोलर रेडिएशन हो जाती हैं। अब रेडिएशन, लोग पूछते हैं रेडिएशन में ऐसा है क्या? अब मैं बोलूँ आपको कि यहाँ पे आग लग गई है, यहाँ पे आग लगी हुई है, आपका दिमाग, आप यहाँ पे खड़े हो, आपको लग नहीं रही है बट आप यहाँ पे खड़े हो, दिमाग गर्म होना शुरू हो जाएगा, हीट तो आएगी, हीट आएगी। अब रेडिएशन क्या है? रेडिएशन की अगर डेफिनेशन विकिपीडिया पर देखोगे तो रेडिएशन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, रेडिएशन इज अ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ वेव्स। तो अगर कोई हीट एनर्जी वेव्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है तो वो एनर्जी ना, उसके पास फॉर्म बदल गई है। अब पानी आइस बन जाता है, भाप बन जाता है तो वो एक ही चीज़, फॉर्म्स चेंज हो रही हैं। सेम टू सेम इसका वही है कि रेडिएशन एक एनर्जी की फॉर्म है जो वेव्स में जाती है। ओंकार, इतनी एनलाइटनिंग टॉक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि जो दर्शक देख रहे हैं वो भी काफ़ी सीखेंगे, और आपके जो एज ग्रुप के हैं या आप हम मेरे एज ग्रुप के हैं, जितने भी जो मोबाइल फ़ोन्स का एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं, कुछ कंपल्शंस होती हैं, कुछ जैसे हमारा मीडिया में हमें कंपल्शन होती है कि हमें फ़ोन अपना 24 घंटे देखना पड़ता है अपडेट्स के लिए। तो लेकिन इसका एक जिसको कहते हैं ना, ये तो प्रॉब्लम बता दी, लेकिन इसका सोल्यूशन कोई है? जी बिल्कुल है। अब अगर आप वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो फॉर एग्जांपल, क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट के लिए, अब जो लोग ऐसे ही मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकते हैं उनके लिए हम कुछ नहीं बोल सकते। स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली अगर आप वीडियो लेक्चर देख रहे हो, यू कैन इंटरनेट ऑफ कर दो, मोबाइल फ़ोन रख के देखो। अलग बात है कि जो मोबाइल फ़ोन से जो रेडिएशन निकलती है जिसको हम विजिबल लाइट बोलते हैं, वो अलग चीज़ है, उसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। बट जितना हो सके आप इंटरनेट बंद कर दो जब ज़रूरत नहीं है। क्यों आपने इंटरनेट लगा के रखा है? आप वीडियो डाउनलोड करके देखो। अब होता क्या है, लोगों ने यूट्यूब पे वीडियो डाउनलोड भी किया तब भी इंटरनेट चल रहा होता है और देख रहे होते हैं। जिस चीज़ में ज़रूरत नहीं, अगर आप पीडीएफ उतारे हो, इंटरनेट बंद कर दो, नहीं है ज़रूरत। तो मतलब जितना आपको जितना लगता हो है सके यूज़ कर बिल्कुल, सकते हो उतना करो। और जो लोग जम्मू कश्मीर से बाहर देख रहे हैं इसको, तो आपका क्या रहता है, अगर आपको लगता है कि इतनी इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है तो आप 4G को 3G में ला सकते हो, 3G को 2G में लाओ जब यूज़ नहीं है उसका। राइट, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन है कि आप इसको LTE वोल्ट, तो ऐसे करके आप 3G 4G 2G में अपने हिसाब से टर्न ऑफ कर सकते हो। तो जब आपको लगता है कि इतनी हाई स्पीड ज़रूरत नहीं है तो आप 3G में ले आओ। और सोते समय फ़ोन या लैपटॉप को स्विच ऑफ करके मोड पे, एयरप्लेन मोड पे रखें या तो स्विच ऑफ करके रखते हैं, सो दैट रेडिएशन आए ना। ओंकार, एक मैसेज मैं चाहूँगा आप यूथ के लिए, स्पेसिफिकली यूथ के लिए कोई मैसेज अपनी तरफ से देना चाहें जो आपकी तरह से एस्पिरेशंस रखते हैं बट समहाउ दे आर नॉट एबल टू, वो उनको अचीव नहीं कर पा रहे हैं या कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो उनके लिए कोई ऐसा मैसेज मैं चाहूँगा आप ज़रूर दें। जी, तो मेरा हमेशा से एक मैसेज रहता है कि टैलेंट जो होता है, क्योंकि टैलेंट सबके अंदर है, टैलेंट किसी के अंदर छुपा नहीं है। तो होता कि कुछ लोगों के अंदर वो टैलेंट है पर बाहर नहीं आता है। अब
काफ़ी जो चीज़ें हैं कि पहले अब एपीजे अब्दुल कलाम जी की काफ़ी अच्छा कोट है कि मोस्ट ऑफ द ब्राइटेस्ट माइंड्स कैन बी फाउंड इन द बैक बेंचर्स। ओके, बैक बेंचेस, राइट। और एक लड़की ने यही चीज़ उनसे पूछा था कि आप ऐसा क्यों बोलते हो, तो एपीजे अब्दुल कलाम जी ने एक बड़ा चीज़ बोली, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो बैक बेंचर। अच्छा। तो बात ये होती है कि टैलेंट सबके अंदर है, बस छुपा है। एक क्या कहते हैं ना, पुश लगता है, किक लगती है सबको। पुश जो आपको लग जाता है तो आपको टैलेंट बाहर आ जाता है। अगर आपको एक बार अपना टैलेंट पता चल गया, अपना पोटेंशियल अगर आप पता कर पाए, राइट। तो उसके बाद आप रुकते नहीं हो। प्रॉब्लम होती है कि आप टैलेंट अपना खोज नहीं पाते। सबके अंदर एक हिडन टैलेंट है, किसी का आर्ट्स में है, किसी का साइंस में, किसी का कुछ में है। बात होती है इसको खोजने की। जिसने उसको खोज लिया वो जीत गया ज़िंदगी की जंग। क्या बात है। तो इतने ब्यूटीफुल मैसेज के साथ ओंकार ने हमें ये जागरूक किया एक तरह से कि आज की इस डिस्कशन से मुझे तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और उम्मीद करता हूँ जो लोग देख रहे हैं उनको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि जो लोग एस्पायर करते हैं कि वो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं लाइफ में, तो वो आज की इस टॉक से एक इंस्पिरेशन लेके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएंगे इन अ पॉजिटिव माइंड फ्रेम। और साथ ही साथ मैं ये उम्मीद करता हूँ कि भगवान ईश्वर वाहिगुरु ओंकार को और ब्लेस करे, और ओंकार जम्मू कश्मीर का और हमारे देश का, कौम का नाम और ऊंचा करे। हमारे इस शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।